1608 का साल भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। यह वह समय था जब भारत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की नींव रखी जा रही थी। यह वह साल था जब एक व्यापारिक कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। यह फैक्ट्री केवल एक व्यापारिक केंद्र नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक भी थी। उस समय यह घटना महत्वहीन लग रही थी, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हुए। यह एक छोटा कदम था, लेकिन इसके प्रभाव ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को बदल दिया। इसने भारत में प्रभुत्व के लिए ब्रिटिश खोज में पहला कदम रखा। यह केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व की ओर बढ़ा। कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार था। मसाले, कपास और अन्य भारतीय वस्त्रों का व्यापार ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण था। हालांकि इसने धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार किया, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी। व्यापारिक केंद्र धीरे धीरे किले और प्रशासनिक केंद्रों में बदल गए। भारत में अंग्रेजों का आगमन मुगल साम्राज्य के पतन के साथ हुआ। मुगलों की शक्ति कमजोर हो रही थी और यह ब्रिटिशों के लिए एक सुनहरा अवसर था। मुगल, जो कभी एक दुर्जय शक्ति थे, कमजोर हो रहे थे। उनके पतन ने भारत में सत्ता के एक नए युग की शुरुआत की। सत्ता के इस शून्य ने महत्वाकांक्षी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक अवसर पैदा किया। कंपनी ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। कंपनी ने अपनी बेहतर नौसैनिक शक्ति और चतुर कूटनीति के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में खुद को स्थापित करना शुरू कर दिया। ये केवल व्यापारिक लाभ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व की ओर भी बढ़ा। इसने ब्रिटेन और भारत के बीच एक लंबे और जटिल रिश्ते की शुरुआत की। यह रिश्ता आने वाले कई दशकों तक भारतीय इतिहास को प्रभावित करता रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता में उदय बिना महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नहीं था। इन व्यक्तियों ने अपने कूटनीतिक और सैन्य कौशल से कंपनी को एक वैश्विक शक्ति बनाने में मदद की। एक अंग्रेजी राजनयिक थॉमस रो ने 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापारिक विशेषाधिकार हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये व्यापारिक विशेषाधिकार कंपनी के लिए भारत में व्यापार के दरवाजे खोलने वाले साबित हुए। रो के कूटनीतिक कौशल ने भारत में अंग्रेजों के लिए एक मजबूत पायदान स्थापित करने में मदद की। उनकी बातचीत की कला और समझ ने मुगलों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद की। उनके प्रयासों ने कंपनी के एक दुर्जय शक्ति के रूप में विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। यह विस्तार केवल व्यापार तक सीमित नहीं था, बल्कि राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व तक भी फैला। भारत की ब्रिटिश विजय में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव थे। क्लाइव ने अपने सैन्य कौशल और रणनीतिक सोच से कंपनी की स्थिति को और मजबूत किया। एक सैन्य अधिकारी, क्लाइव को 1757 में प्लासी के युद्ध में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। इस युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने का अवसर दिया। बंगाल के नवाब के खिलाफ यह निर्णायक जीत ब्रिटिश भाग्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इस जीत ने कंपनी को भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका दिया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया। कंपनी ने अपने सैन्य बलों का उपयोग करके भारत के विभिन्न हिस्सों में अपना प्रभुत्व बढ़ाया। क्लाइव की रणनीतिक प्रतिभा और क्रूरता ने बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत कर दिया, जो एक धनी प्रांत और आगे विस्तार के लिए प्रवेश द्वार था। बंगाल की संपत्ति ने कंपनी को आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाया, जिससे वे और अधिक क्षेत्रों पर कब्जा कर सके। जब अंग्रेज पूर्व में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, भारत के पश्चिमी तट पर पहले से ही एक और यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल का आगमन हो चुका था। पुर्तगालियों ने भारत में अपने व्यापारिक और सामरिक हितों को स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए। 1498 में एक पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा कालीकट में उतरे, जो भारत के साथ यूरोप के समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति बने, जिसने भारत में पुर्तगाली प्रभाव की शुरुआत की। वास्को डी गामा की इस यात्रा ने यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों का एक नया अध्याय खोला। व्यापार और मसालों की खोज से प्रेरित होकर पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपने व्यापारिक पदों की स्थापना की। पुर्तगालियों ने पश्चिमी तट पर तेजी से व्यापारिक पदों की स्थापना की। इन व्यापारिक पदों ने उन्हें मसालों, रेशम और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के व्यापार में महत्वपूर्ण लाभ दिलाया। गोवा अपनी रणनीतिक स्थिति और प्राकृतिक बंदरगाह के साथ पुर्तगालियों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में उभरा। गोवा की भौगोलिक स्थिति ने इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया।
पुर्तगालियों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में उभरा। गोवा की भौगोलिक स्थिति ने इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया। 1510 में एक पुर्तगाली एडमिरल अफोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया। इस विजय ने पुर्तगालियों को भारत में एक स्थायी आधार प्रदान किया। इस जीत ने गोवा में पुर्तगाली शासन की शुरुआत को चिह्नित किया, जो 4 शताब्दियों से अधिक समय तक चला। गोवा में पुर्तगाली शासन ने क्षेत्र की संस्कृति, वास्तुकला और समाज पर गहरा प्रभाव डाला, जो 4 शताब्दियों से अधिक समय तक चला। पुर्तगाली शासन के दौरान गोवा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। गोवा पुर्तगाली भारत की राजधानी बन गया, जो उनकी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं में इसके महत्व का प्रमाण है। गोवा की वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर आज भी पुर्तगाली प्रभाव को दर्शाती है, जो उनकी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं में इसके महत्व का प्रमाण है। गोवा की वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर आज भी पुर्तगाली प्रभाव को दर्शाती है। भारत में अंग्रेजों और पुर्तगालियों दोनों की उपस्थिति के कारण अनिवार्य रूप से संघर्ष हुए। इस क्षेत्र में व्यापार और प्रभुत्व के लिए उनकी प्रतिद्वंद्विता के परिणाम स्वरूप कई संघर्ष हुए। 1654 का एंग्लो पुर्तगाली युद्ध, जो मुख्य रूप से समुद्र में लड़ा गया था, में पुर्तगालियों ने ब्रिटिश अतिक्रमण के खिलाफ अपने क्षेत्रों की रक्षा की। इन संघर्षों के बावजूद पुर्तगाली नियंत्रण में गोवा अंग्रेजों द्वारा अजेय बना रहा। पुर्तगालियों ने गोवा को भारी किलेबंदी कर रखी थी, जिससे यह एक दुर्जेय गढ़ बन गया था। इसके अलावा अंग्रेज भारत के अन्य हिस्सों में अपने विस्तार में व्यस्त थे। उन्होंने गोवा पर कब्जा करने को प्राथमिकता नहीं दी। कारकों के इस संयोजन ने गोवा को भारत में बढ़ते ब्रिटिश प्रभुत्व के बीच एक पुर्तगाली उपनिवेश के रूप में अपनी अनूठी स्थिति बनाए रखने की अनुमति दी। भाग 5। गोवा की अटूट स्वायत्तता। ब्रिटिश शासन का विरोध करने की गोवा की क्षमता कई कारकों से उपजी है। पुर्तगालियों ने एक सुस्थापित प्रशासन और सैन्य उपस्थिति के साथ गोवा पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। उन्होंने स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन भी किया था, जिससे उनकी स्थिति और मजबूत हुई। अंग्रेजों ने गोवा को जीतने की जटिलताओं और संभावित लागतों को पहचानते हुए अपने प्रयासों को कहीं और केंद्रित करना चुना। पश्चिमी घाटों द्वारा ब्रिटिश भारत से अलग गोवा की अनूठी भौगोलिक स्थिति ने भी इसकी निरंतर स्वायत्तता में भूमिका निभाई। इस प्राकृतिक बाधा ने अंग्रेजों के लिए पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करना तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण बना दिया। इसके अलावा अंग्रेज इस क्षेत्र में मजबूत पुर्तगाली नौसैनिक उपस्थिति से अवगत थे और एक महंगे संघर्ष में शामिल होने से सावधान थे। भाग 6। गोवा में पुर्तगाली शासन की विरासत। गोवा पर पुर्तगाली प्रभाव निर्विवाद है। 4 शताब्दियों से अधिक समय तक चले शासन ने राज्य की संस्कृति, वास्तुकला और व्यंजनों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। पुर्तगालियों ने गोवा में ईसाई धर्म की शुरुआत की और आज आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैथोलिक है। यह धार्मिक विविधता गोवा को अन्य भारतीय राज्यों से अलग करती है। पुर्तगाली भाषा, हालांकि अब व्यापक रूप से नहीं बोली जाती है, गोवा की बोलियों को प्रभावित करती रहती है। गोवा का स्थापत्य परिदृश्य पुर्तगाली युगीन चर्चों, किलों और घरों से सजा हुआ है, जो यूरोपीय और भारतीय शैलियों के अनूठे मिश्रण को प्रदर्शित करता है। यह स्थापत्य संलयन गोवा के जटिल औपनिवेशिक अतीत का प्रमाण है। भाग 7। भारत में गोवा की अनूठी पहचान। ब्रिटिश शासन से अछूते एकमात्र भारतीय राज्य के रूप में गोवा के विशिष्ट इतिहास ने इसकी अनूठी पहचान को आकार दिया है। यह ऐतिहासिक तथ्य इसे अन्य भारतीय राज्यों से अलग करता है, इसे एक विशिष्ट चरित्र प्रदान करता है। गोवा के भारतीय और पुर्तगाली प्रभावों का सांस्कृतिक मिश्रण इसके भोजन, संगीत और त्योहारों में स्पष्ट है। पुर्तगाली शासन के तहत गोवा के अनुभव ने ब्रिटिश शासन के तहत भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक उदार और महानगरीय दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। यह अंतर गोवा के सामाजिक ताने बाने में परिलक्षित होता है, जो अपनी सहिष्णुता और खुलेपन के लिए जाना जाता है। सांस्कृतिक प्रभावों के इस अनूठे मिश्रण ने गोवा को एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना दिया है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। भाग 8। स्थापत्य और सांस्कृतिक सम्मिश्रण। गोवा का स्थापत्य परिदृश्य शायद इसके पुर्तगाली अतीत के सबसे दृश्यमान अनुस्मारकों में से एक है। भव्य चर्च, भव्य किले और आकर्षक विला गोवा के ग्रामीण इलाकों में फैले हुए हैं। प्रत्येक एक बीते युग की कहानी कह रहा है।
बोम जीसस का बेसिलिका, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, पुर्तगाली बारोक वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। सांस्कृतिक संलयन केवल वास्तुकला तक ही सीमित नहीं है। गोवा का भोजन भारतीय मसालों और पुर्तगाली खाना पकाने की तकनीकों का एक रमणीय मिश्रण संस्कृतियों के मिलन का प्रमाण है। विंदालू और झाकुटी जैसे व्यंजन अपने तीखे स्वाद और सिरके के उपयोग के साथ पुर्तगाली प्रभाव को दर्शाते हैं। यह पाक कला संलयन गोवा की अनूठी विरासत की एक स्वादिष्ट याद दिलाता है। भाग 9, लचीलापन का प्रमाण। गोवा की कहानी उसके लचीलेपन का प्रमाण है। सदियों तक एक विदेशी शक्ति द्वारा शासित होने के बावजूद गोवा ने अपनी अनूठी पहचान बरकरार रखी। जीवन, संगीत और अच्छे भोजन के प्रति प्रेम की विशेषता वाली गोवा की भावना वर्षों तक कायम रही। आज गोवा सांस्कृतिक सम्मिश्रण के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है, एक ऐसी जगह जहां पूर्व और पश्चिम का मेल एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण में होता है। गोवा का इतिहास हमें सिखाता है कि उपनिवेशवाद के सामने भी सांस्कृतिक पहचान कायम रह सकती है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि मानव भावना बहुत कुछ उसके तटों पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाली लहरों की तरह किसी भी तूफान का सामना कर सकती है और मजबूत होकर उभर सकती है। गोवा की कहानी एक प्रेरणा है, संस्कृति की स्थायी शक्ति और मानव भावना का प्रमाण है।